हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षण कौशलों के बारे में। देखिए, शिक्षण कौशल की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हमने पार्ट 7 तक कवर कर दिया है और यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी शिक्षण कौशल के नाम पर। वहां पर जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं और यही हमारा टॉपिक है सिलेबस का। ठीक, तो देखो, शिक्षण कौशल क्या है। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौशल क्या होता है। कौशल हमारी क्या होती है? स्किल्स होती है। स्किल्स को हम कौशल कहते हैं। अब ये स्किल्स जो हो सकती है किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं। आप कोई स्पेसिफिक कोई विशेष काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में आपकी जो स्किल होगी उसको अलग नाम दिया जाएगा। आपकी पढ़ाई करने की जो स्किल होगी उसको एक अलग नाम दिया जाएगा। ऐसे ही आप जब शिक्षण कर रहे हो तो आपके शिक्षण करने की जो स्किल है उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। देखो, स्किल्स जो होती है वास्तव में ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अब आपको पता होगा कि जीवन कौशल मैंने आपको पढ़ाया था और मैं जीवन कौशल का पूरा टॉपिक खत्म भी कर चुका हूं। आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो। तो जीवन कौशल क्या होता है? देखो, जीवन जीने के जो तौर तरीके, जो आपके जीवन जीने के ऐसे स्किल्स जो आपको जीवन जीने में काम आए, जीवन अच्छे से व्यतीत करने में काम आए, आप अपने जीवन को सफल बना सको, वो जो स्किल्स होती है उसे हम जीवन कौशल कहते हैं। ऐसे ही जो शिक्षण कार्य को पूरा करने में, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में जो भी स्किल काम आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षण कौशल कहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि होता क्या है शिक्षण कौशल। देखो, शिक्षण कौशल का मतलब होता है शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा या विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के सबूत से को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है शिक्षक जो है पढ़ाते समय जो भी हाव भाव और या भंगिमा या जो भी पढ़ाने के जो उसके कार्यकलाप होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल कह देते हैं। ठीक है, तो देखो, यहां पर शिक्षण कौशल की हम बात करें तो शिक्षण कौशल कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे देखो, पहला जो कौशल है वो आपका है पाठ प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिक्षण कौशलों के प्रकार की, या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है आपके उसमें। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो होता है, किसी भी शिक्षण की जब शुरुआत की जाती है तो आपने अगर बीटीसी या बीएड किया होगा तो आपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो पाठ प्रस्तावना कौशल ही आता है। तो ये क्या होता है? ये प्रथम चरण होता है किसी भी शिक्षण का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। पाठ प्रस्तावना से मतलब क्या है? विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए प्रश्न करता है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों को कितनी जानकारी है उस पाठ के बारे में, यानी उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन दे सकता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल निम्न में से किस सूत्र पर, शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। और एक चीज ध्यान रखना, प्रथम चरण पाठ प्रस्तावना कौशल, या आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल शिक्षण का प्रथम चरण होता है, तो आप ध्यान रखोगे पाठ प्रस्तावना कौशल। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कि आपको भारत देश पाठ पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? आप बच्चों से प्रश्न करोगे, बच्चों विश्व के कुछ देशों के नाम बताओ, या ये देश ये किस देश का मानचित्र है, या आप किस देश में रहते हो। तो इस तरीके से हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रस्तावना प्रश्न पूछते समय, तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, प्रस्तावना प्रासंगिक होनी चाहिए, समस्त कक्षा की सहभागिता होनी चाहिए, और प्रस्तावना कौशल का जीवन से संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा जो कौशल आता है वो है आपका उद्देश्य कथन कौशल। अब देखो, आपको पता है कि शिक्षण क्या है? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। आप किसी भी चीज को पढ़ाओगे तो क्रम से पढ़ाओगे। ऐसी तरीके से आप पाठ प्रस्तावना कौशल के बाद में आप उद्देश्य कथन निकलवाओगे। तो ये क्या होता है? शिक्षण का अगला चरण, मतलब सेकंड चरण होता है। पाठ ये यहाँ पे देखो, प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में
नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। जैसे यहां से हम स्पष्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षक को भारत देश पढ़ाना है, तो इसका उद्देश्य कथन होगा कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, उद्देश्य कथन का मतलब यह है कि आप वास्तव में बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहे हो। आप बच्चों से आपने प्रश्न पूछा, बच्चों से आपने जो पाठ प्रस्तावना का प्रश्न पूछ लिया कि आप किस देश में रहते हो, बच्चे के मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आज सर पढ़ाने क्या वाले हैं। तो बस उद्देश्य कथन के द्वारा आप ये स्पष्ट करोगे कि बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी उपयोगिता क्या है, ये लक्ष्य निर्देशित होता है कि वास्तव में आप पढ़ाने क्या जा रहे हो। शिक्षार्थी की पाठ पर रुचि जागृत होती है। अब बच्चों से कह दिया कि यार हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, तो बच्चा रुचि लेगा। शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता भी बढ़ती है और शिक्षण में स्पष्टता आती है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका आता है नंबर 3 पे आता है आपका प्रश्न कौशल। ठीक, प्रश्न कौशल में क्या होता है, इसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आता है प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। देखो प्रश्न वास्तव में एक तरीके से मूल्यांकन का काम करता है कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे उसका कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना उस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ये प्रश्न कौशल के द्वारा ही संभव है। तभी तो कहा गया कि यह जो है शिक्षण का एक उत्तम साधन होता है। तो प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होते हैं, देखो प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, अधिगम समस्याओं का ज्ञान कराते हैं, क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं और शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेकन ने कहा है कि प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा ज्यों ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तो ये किसने कहा है, बेकन ने कहा है। अब देखो प्रश्न कौशल के घटक देख लो। सबसे पहले क्या है, प्रश्न करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रश्नों की बनाने का एक तरीका होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और प्रश्न के परिणाम भी बच्चों को बताए जाने चाहिए। बात यह है कि प्रश्न कैसे हो, तो प्रश्न आपके सरल, स्पष्ट, प्रासंगिक, स्तर के अनुकूल, विविधता और बोधगम्य। कहने का मतलब यह, सरल तो आप समझ ही रहे हो, स्पष्ट, प्रासंगिक और देखो स्तर अनुकूल का मतलब है स्तर के अनुकूल, विविधता मतलब उसमें कई सारी चीजें प्रश्नों के अंदर सम्मिलित होनी चाहिए। विविधता का मतलब है कि ये कई सारे क्षेत्रों को शामिल करते हो प्रश्न। बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब हो कि जिसको बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो है आपका व्याख्या कौशल। 4 नंबर पे है व्याख्या कौशल। तो देखो व्याख्या कौशल क्या होता है, इसमें साफ दिख रहा है, इसमें आपकी व्याख्या की जाएगी। तो वो पाठ सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों का समाधान आप कैसे करोगे, स्पष्टीकरण कैसे दोगे, तो उसमें सबसे जो सहायक होता है वो है आपका व्याख्यान कौशल। स्पष्टीकरण समाधान देने में प्रश्नों का व्याख्यान कौशल का आप यूज करोगे। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों, तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव, विचार, उदाहरण के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न आपने पूछा और अब उसका समाधान आपको करना है, तो आप व्याख्यान कौशल का प्रयोग करोगे और उसमें आप सरल से सरल भाव, विचार, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाओगे जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, चलो अब इसके लिए जरूरी क्या है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो घटक क्या है इसमें, तो कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, भाषा में धारा प्रवाह होनी चाहिए, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और छात्रों की सहभागिता उसमें होनी चाहिए और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ये देख ही सकते हो, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये व्याख्यान कौशल की विधियां हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हो, परिभाषा बता सकते हो, बच्चों को कुछ प्रदर्शित करके दिखा सकते हो या अभिनय करके भी दिखा सकते हो, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगला जो आपका आता है दृष्टांत कौशल आता है। तो ये क्या है, अब दृष्टांत कौशल क्या है, ये व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। कहने का मतलब यह, अगर आप किसी चीज की व्याख्या कर रहे हो, किसके माध्यम से, उदाहरण के द्वारा अगर व्याख्या कर रहे हो, तो उस कौशल को दृष्टांत कौशल कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि का। ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपके लिए ध्यान रखना, दृष्टांत कौशल में आगमन विधि का, क्योंकि उदाहरण से जा रहा है ना नियम की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत के प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक दृष्टांत होता है और एक होता है लिखित दृष्टांत। मौखिक दृष्टांत कैसे कर सकते हो, आप कहानी बता सकते हो,
चुटकुले बता करके बच्चों को बता सकते हो, मतलब उदाहरण तो बताना है, तो कहानी के माध्यम से आपने उदाहरण बता दिया, चुटकुले के माध्यम से बता दिया, कविता के माध्यम से उदाहरण बता दिया। लिखित में क्या होता है, आपने कोई मॉडल बच्चों को दिखा दिया या चित्र बना करके दिखा दिया, मानचित्र बच्चों को बता दिया भारत देश का, या फिर रेखा चित्र बना करके दिखा दिया। तो ये सब क्या उदाहरण देने के तरीके हो गए। तो उदाहरण देने का तरीका यह कहलाता है, दृष्टांत कहलाता है। ठीक है, बाकी ये सब तो नो कॉमन सी चीजें हैं, सभी में ये इंक्लूड है कि दृष्टांत सरल व स्पष्ट हो, पाठ्य वस्तु संबंध हो, रुचिपूर्ण हो, स्तर के अनुकूल हो, पाठ विकास में सहायक हो। तो ये इतना आप देख ही लोगे इसको। अगला देखिए छात्र सहभागिता कौशल। भाई इन सब चीजों के साथ साथ छात्रों की सहभागिता भी तो जरूरी है कि टीचर बच्चों को अपने साथ सहभागी कैसे बना सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, यह कौशल क्या करता है, छात्र सक्रियता और सहभागिता को प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों को सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना है। जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर व अनुशासित होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब कैसे सहभागिता बढ़ा सकते हैं, तो ये चीजें हैं, प्रश्न पूछकर, चित्र बनवाकर, रिक्त स्थान भरवा करके बीच बीच में आप ये कर सकते हो। वाक्य अधूरे छोड़कर खेल, कविता, गीत कविता द्वारा या फ्लैश कार्ड का उपयोग से छात्रों की सहभागिता बढ़ा सकते हो। अगला देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब क्या है, जैसे आप उद्दीपन का मतलब है जो आपके जो हाव भाव है, शरीर संचालन है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करता है, कई सारे तरीकों का उपयोग करता है। जैसे अपने हाव भाव का उपयोग करेगा। आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो आपने कोई कविता पढ़ाई चींटी वाली या हाथी वाली, तो अपने हाव भाव या भाव भंगिमा का प्रयोग करोगे। शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, भावाभिव्यक्ति, इन सभी चीजों का उपयोग करते हो। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन। मतलब आप अपने उद्दीपनों में परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, तो घटक कौन कौन से हैं, आपको प्रॉपर शरीर संचालन आना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ में आप अपने बॉडी को मूव कर सको। हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करना आना चाहिए। भावों का केंद्रीकरण आपको आना चाहिए। स्वरों में उतार चढ़ाव आपके होना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, बाकी मौन कभी कभी मतलब बीच बीच में मौन जो है एक तरीके से कह सकते हैं, ये भी क्या है, उद्दीपन है। अगला देखो पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन का मतलब समझते हो, एक तरीके से प्रशंसा करना। ठीक है, बच्चों का मनोबल को बढ़ाना। तो इसमें क्या है, पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर के मत में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, सर हिलाने मात्र से ही बालक क्या हो जाता है, पुनर्बलित हो जाता है। तो वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। तो देखो पुनर्बलन जो होता है मुख्य रूप से क्या करता है, बच्चों को पुनर्बलित करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है। ठीक है, अब जैसे ये दो प्रकार का हो सकता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब यहाँ पे देखो धनात्मक में क्या पुरस्कार आ जाएगा, प्रशंसा, शाबाशी, ये सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, जिससे बच्चा यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेट होता है। ऋणात्मक है तो डांटना, फटकारना, इससे बच्चा डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, हमें मैक्सिमम धनात्मक पुनर्बलन का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सकारात्मक जो पुनर्बलन होता है छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो ऋणात्मक होता है वो अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने का इससे प्रयास किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके मुख्य घटक क्या हैं, तो आप प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग कर सकते हो। शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इस तरीके से। छात्र प्रतिक्रिया का आदर, अगर छात्र आपको उत्तर दे रहा है तो आप उसका सम्मान करो, उसको एक्सेप्ट करो। हाव भाव, अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, मतलब नकारात्मक शाब्दिक संकेत केवल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मारना पीटना नहीं है। तो कभी कभी अवांछित व्यवहारों को रोकने के लिए हमें इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है आपका श्याम पट्ट लेखन कौशल आता है। तो देखो आप क्या है, दो तरीके होते हैं बच्चों से संप्रेषण करने के। एक तो है कि आप मौखिक संप्रेषण कर लो, एक है आपको जो लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, श्याम पट्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अतीत काल से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहते हैं। प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि उसे श्याम पट्ट प्रयोग में दक्षता आनी चाहिए। श्याम पट्ट प्रयोग से शिक्षण
श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों में सक्रियता रहती है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आपको मतलब ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं तो उनका नेत्र की इंद्रियां भी सक्रिय रहती है और सुनते भी हैं। ठीक है, आप बोलोगे तो सुनेंगे, दोनों चीजों में सक्रियता रहती है, चाहे वो नेत्र हो चाहे आपके कान हो, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ जाती है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि किस लेखन कौशल को शिक्षण का विकासात्मक कौशल कहते हैं, तो ध्यान रखना श्यामपट्ट कौशल को। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। तो श्यामपट्ट का महत्व क्या है? प्रारंभिक सूचना देने में सहायक होता है, विषय की व्याख्या या विश्लेषण करने में सहायक होता है, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाकर समझ बनाने में सहायक होता है, समूह शिक्षण में उपयोगी होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे उनको पढ़ाना हो, छात्रों में लेखन योग्यता का विकास करने में, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। अगला जो कौशल है वो आपका पुनरावृत्ति कौशल। ठीक है, पुनरावृत्ति कौशल क्या है? जो भी आपने पढ़ाया है वो शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन आप अभ्यास प्रश्नों के द्वारा करते हो। इसे ही हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कौशल कह देते हैं। ठीक है, आपने कितना पढ़ाया, बच्चों कितना समझ में आया, तो आपने लास्ट में प्रश्न कर लिए, तो ये क्या है? आपका पुनरावृत्ति कौशल है। तो इस कौशल से पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम स्थायी के साथ साथ त्रुटि रहित भी बनता है। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी अधिक होगी, शिक्षण प्रक्रिया में गत्यात्मकता बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होता रहेगा। तो क्या क्या कर सकते हो आप इसके लिए? प्रश्न पूछ सकते हो, कक्षा कार्य व गृह कार्य दे सकते हो बच्चों को, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके पुनरावृत्ति कौशल है। देखो, पुनरावृत्ति कौशल को हम स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुनरावृत्ति कौशल को हम स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके कुछ कौशल थे वो आपके यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, शिक्षण कौशल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल की क्या विशेषता है? यह पाठ के विकास में सहायक है, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, यह पाठ की भूमिका होती है। तो उपयोग सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, स्वयं से, स्वयं द्वारा, दूसरों से या छात्र सहभागिता से। तो ध्यान रखना यहाँ पे छात्र सहभागिता से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। आपको करना क्या है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आई होप कि जल्दी ही आपकी मैथ्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस जो आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और सी टेट के लिए मैं तभी क्लासेस चलाऊंगा मैथ्स की जब सी टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि सी टेट की जो मैथ्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।